दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बलराम पांडे और जीएसएफ कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं, जब किसी न्यूज़ चैनल पे हम न्यूज़ देखते हैं, तो एक शब्द से आपका आमना-सामना होता है, जिसको कहा जाता है तरलता, यानी अंग्रेजी में इसको हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। आप कई भी बार पढ़ते होंगे और कई बार ये परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि नीचे भी जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो विकल्प दिए गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तरलता किस चीज़ में पाई जाती है? ये ध्यान रखें। अगर ये सवाल पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा तरलता किस में पाई जाती है, तो उसका एक लाइन का और सीधा-सा जवाब है कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी मुद्रा यानी मनी में पाई जाती है। हाईएस्ट लिक्विडिटी है, सर्वाधिक तरलता है। एक लाइन में समझें। अब प्रश्न ये है, क्यों है? सर्वाधिक तरलता, हाईएस्ट लिक्विडिटी किस में पाई जा रही है? आपको बताया गया मुद्रा में पाई जाती है। अब प्रश्न ये है कि किसी चीज में कितनी तरलता पाई जा रही है, इसका पता हम लोग कैसे लगाएंगे? देखें, किसी भी चीज में कितनी लिक्विडिटी है, कितनी तरलता पाई जा रही है, ये 3 बातों से तय होता है। वो 3 बातें क्या हैं? आइए चलिए एक बार थोड़ा समझते हैं। एक, सर्वग्राह्यता, एक्सेप्टेबिलिटी। सर्वग्राह्यता, यदि जो सबके द्वारा स्वीकार्य हो, एक्सेप्टेबिलिटी हो। दूसरी चीज क्या होती है इसके लिए, जो बहुत जरूरी है, वो होती है, उसको हम लोग कहते हैं समय आयाम यानी टाइम डायमेंशन। समय आयाम यानी टाइम डायमेंशन मतलब क्या है, अभी आपको बताते हैं। और ये जो तीसरी चीज है इसके साथ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, वो ये है मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन। मतलब क्या है? यही 3 चीजें ये बताएंगी कि कोई भी चीज लिक्विड है, तरल है या नहीं है। एक, सर्वग्राह्यता यानी एक्सेप्टेबिलिटी, समय आयाम यानी टाइम डायमेंशन, मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन। अब इसका मतलब क्या होता है जरा समझें। मित्रों, होता यह है कि जैसे हमने आपसे कहा कि जो मुद्रा है यानी जो मनी है, आपके जेब में जो नकदी है, उसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किस लिए है कि उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, जो उसकी सर्वग्राह्यता है, यानी उसकी जो स्वीकार करने की क्षमता है, वो जितने बड़े पैमाने पे होती है, जितने लार्ज स्केल पे होती है, उतना किसी भी दूसरी चीज में नहीं होती। अब आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान ले, आज की डेट में तो मान ले डिजिटल पेमेंट किया जाता है। आप थोड़ा उसकी पहले की अगर बात करें, आप जरा सोचिए कि आप बाजार से कोई सामान खरीदने गए, आप कोई बड़ी चीज लेते हैं, कोई महंगा सामान खरीद लेते हैं, तो आप कई बार क्या करते हैं, उसका पेमेंट आप चेक से कर देते हैं, बैंक ड्राफ्ट से कर देते हैं। इस तरीके से पेमेंट के आपके माध्यम आपके पास हुआ करते थे। लेकिन आप कल्पना करें, यानी आज का दौर छोड़ के जो डिजिटलाइजेशन का दौर चल रहा है, जिस तरीके से हम यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं, इससे थोड़ा पहले की बात करें। अब जरा सोचिए, आप बाजार में सब्जी खरीदने गए, आपने 5 रुपए की या 10 रुपए का आपने मिर्चा खरीदा, और मिर्चा खरीदने के बाद जिस दुकानदार से आपने सामान खरीदा, उसको आप 10 रुपए की चेक पकड़ा दें, आप बताएं वो उसको लेना पसंद करता कि नहीं करता? इसका एक लाइन का मतलब क्या है? लेकिन अगर आप 10 रुपए का मिर्चा खरीदते, उसको 10 रुपए का कैश पकड़ाएंगे, तुरंत अपनी जेब में रख लेगा। मतलब क्या हुआ? मनी की जिस लेवल पे एक्सेप्टेबिलिटी होती है, उस तरह की एक्सेप्टेबिलिटी बाकी किसी भी चीज में नहीं होती है। क्लियर? अब दूसरी चीज पे आते हैं। आपने लिखा टाइम डायमेंशन, समय आयाम, और फिर उसी से एक दूसरी जुड़ी हुई चीज आपने लिखी डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। मित्रों, आप कल्पना करें, एक उदाहरण आपको देते हैं। आप जरा सोचिए कि आपके पास 100 रुपए की एक नोट है, और वो नोट बाय द वे, आप जरा सोचिए 1950 की बनी हुई है, जब भारत गणतंत्र हुआ था तब। वो आप मतलब क्या हुआ, आपकी जेब में 100 रुपए की कोई नोट है, और ये जो 100 रुपए की नोट है, ये 1950 की बनी हुई है, और यही 100 रुपए की नोट आप जरा सोचिए कोई 2024 की बनी हुई है।
इसका मतलब एक नोट है जो काफी पुरानी है, एक नोट है जो बिल्कुल एकदम नई है। अब आप जरा सोचे, इसी 100 रुपए की नोट को लेके आप बाजार गए। कहाँ गए? बाजार, सामान खरीदने गए। अब अगर मान लें आप बाजार से सामान खरीदते हैं तो आपको क्या लगता है कि इस पुरानी नोट से जो नोट है आपके पास 1950 की बनी हुई, उससे कम सामान खरीदेंगे और नई नोट से ज्यादा सामान खरीदेंगे? मतलब एक लाइन का क्या हुआ कि मनी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर, यानी जिसके मूल्य में डेप्रिसिएशन नहीं होता समय के कारण। समय के कारण क्या नहीं होता? डेप्रिसिएशन नहीं होता, मूल्य में कमी नहीं आती। वो चाहे 1950 की बनी हुई 100 रुपए की नोट हो और चाहे 2024 की बनी हुई एकदम बिल्कुल नई नोट हो, दोनों को अगर आप बाजार में लेके जाएंगे तो दोनों की जो परचेजिंग पावर है वो एकदम बराबर होगी। मतलब क्या हुआ? जब आप कभी करेंसी यानी मुद्रा की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, तो ये ध्यान में रखें उसमें ये तीनों चीजें, ये तीनों फीचर एक साथ पाए जाते हैं। दुनिया की शायद ही ऐसी कोई दूसरी चीज होगी जिसमें ये तीनों चीजें एक साथ एक ही जगह और एक ही समय पे मिले। इसीलिए ये कहा जाता है कि मनी, मुद्रा सबसे ज्यादा तरल होती है। यहां पे एक चीज और थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखें, कोई भी चीज जो तरल रूप में होती है, जो लिक्विड फॉर्म में होती है, उसका अपना कोई आकार या उसका अपना कोई शेप नहीं होता है। जैसे मान लें आपके पास पानी है, आप उस पानी को किसी मग में डाल देंगे, मग का शेप ले लेगा। किसी बोतल में डाल देंगे, बोतल का शेप ले लेगा। कप में डाल देंगे, कप का शेप ले लेगा। ग्लास में डाल देंगे, ग्लास का शेप ले लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज जो लिक्विड एसिड से होती है, जो तरल फॉर्म में रूप में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, उसका कोई अपना आकार नहीं होता, एक निश्चित आकार नहीं होता। उसको जिस रूप में, जिस बर्तन में आप डाल देते हैं वो उसी का आकार ले लेता है। बिल्कुल उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में मित्रों ये माना जाता है कि जैसे मान लें आपके जेब में 20 रुपए है, वो 20 रुपए की नोट आप बाजार में लेके गए। अगर आप उस 20 रुपए के नोट से आप मान लें थोड़ी देर के लिए आपने आलू खरीद ली, तो इकोनॉमिक्स में यह माना जाता है कि वो 20 रुपए की जो नोट है, जो करेंसी है, उसने आलू का आकार ले लिया है, आलू का शेप ले लिया है। अगर मान ली उसी 20 रुपए की नोट से आपने कोई पेन खरीदी, इसका मतलब उसने पेन का आकार ले लिया है। मान ली उसी 20 रुपए की नोट से आपने चाय पी ली, इसका मतलब उसने चाय का शेप ले लिया है। एक लाइन का मतलब क्या हुआ? पैसा जब आप खर्च करते हैं तो खर्च करने के बाद जो सामान या सेवा खरीदते हैं, उसी सामान या उसी सेवा का स्वरूप, उसी का शेप मुद्रा ग्रहण कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो मुद्रा होती है, मुद्रा क्या होती है? तरल होती है, लिक्विड होती है। क्यों होती है? जैसे लिक्विड एसेट्स का, यानी कोई भी चीज जो लिक्विड फॉर्म में होती है, एसेट्स नहीं, लिक्विड होती है, तरल होती है, उसका अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता, शेप नहीं होता। ठीक? तो क्या होता है कि जिस बर्तन में आप उस लिक्विड को डालते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में यह माना जाता है कि जो करेंसी है, उस करेंसी का अपना कोई निश्चित शेप नहीं है। उस करेंसी को खर्च करने के बाद बाजार से आप जो सामान खरीदते हैं, उसी सामान का वह आकार या उसी का शेप वो ले लेती है, उसी को ग्रहण कर लेती है। इसीलिए मुद्रा को तरल कहा जाता है। एक बात। अब एक जरा दूसरी चीज पे चलते हैं। जब हम लोग कभी मैगजीन पढ़ते हैं, जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उसमें आप एक चीज पढ़ते हैं मनी सप्लाई में, यानी मुद्रा पूर्ति में, जिसको कहा जाता है M1, M2, M3 और M4। M से मतलब क्या है? मनी सप्लाई, यानी मुद्रा पूर्ति। मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति। अपने यहां मुद्रा पूर्ति कितनी है, मनी सप्लाई कितनी है, उसी को मापने का, उसी के मेजरमेंट का एक तरीका है। लगभग 1977 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस चीज को, इसी तरीकों को फॉलो किया है। हालांकि एक नया मेजरमेंट का तरीका आ गया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा टेक्निकल है। वो वाईबी रेड्डी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था। तो आज भी यही चीज बहुत ज्यादा
लोकप्रिय है, या अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखते होंगे या जब कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो आज भी यही चीज़ आप देखने को पाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब आप कभी M1, M2, M3, M4 की बात करते हैं तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो वर्गीकरण किया गया है, इसका आधार क्या है? एक लाइन में समझें, जिस तरल चीज की बात अभी हमने आपसे की, यानी लिक्विडिटी की, उसी लिक्विडिटी को ध्यान में रख के ये वर्गीकरण, ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसको हम लोग कहते हैं तरलता का अंश। तरलता का अंश यानी डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। इसी तरलता के अंश को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रा पूर्ति का यानी मनी सप्लाई का ये क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण किया गया है। अभी होता क्या है, बहुत संक्षेप में आपसे भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं। देखें, जब आप कभी इसको पढ़ते हैं कि ये चीज क्या होती है तो क्या लिखा मिलता है? लिखा जाता है कि C प्लस OD प्लस DD। मतलब क्या है बता रहे हैं। यहां पे क्या लिखा जाता है? M1 प्लस सेविंग बैंक डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट ऑन पोस्ट ऑफिस, यानी डाकघरों में जो बचत बैंक में पैसा जमा किया गया है वो। M3 में आप क्या पढ़ते हैं? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट इन कोऑपरेटिव एंड कॉमर्शियल बैंक्स। और फिर आप पढ़ते हैं M4। यहां ध्यान रखिए, यहां पे M1 नहीं है, यहां पे M3 है। M3 प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग, यानी छोड़कर, क्या छोड़ देंगे? NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, इन चीजों को छोड़ के। अब मतलब क्या हुआ? आपने लिखा M1, M2, M3, M4। मित्रों, ये सारी चीजें जो भी क्लासिफिकेशन किया गया है, ये इसी डिग्री ऑफ लिक्विडिटी यानी तरलता के अंश को ध्यान में रख के किया गया है। सी का मतलब क्या होता है? कैश ऑन बैंक्स एंड कैश ऑन पब्लिक एंड बैंक्स। OD यानी अदर डिपॉजिट ऑफ RBI। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, जिसको हम लोग कई बार करेंट अकाउंट कहते हैं। मित्रों, इतना ध्यान में रखें, हमने तरलता के अंश का जो का नाम लिया, लिक्विडिटी, डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। तरलता के अंश का बहुत आसान भाषा में मतलब होता है कि लेन देन में सबसे ज्यादा सहजता, आसानी कहाँ है। बहुत आसान भाषा में समझे। लेन देन में जब हम बाजार से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी लेन देन करते हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा आसानी, सुगमता कहाँ पे? आप इजीली कोई भी पैसा, कोई भी लेन देन इजीली ट्रांजेक्ट कर देते हैं। जैसे आपके जेब में अगर करेंसी है तो सबसे आसानी होती है यहां पे, एक हाथ से पैसा दिए, दूसरे हाथ से सामान खरीद लिए। ठीक, आपने क्या लिखा? अदर डिपॉजिट। ध्यान में रखें, RBI की होती है और बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, इसीलिए इसको किनारे कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको पता होगा, जिसको आप डिमांड डिपॉजिट कह रहे हैं, इसी का एक दूसरा नाम है करेंट अकाउंट, यानी चालू खाता। मित्रों, आपको यह पता होगा कि जब हम बैंक में जाते हैं और अकाउंट खुलवाते हैं तो 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। एक डिमांड डिपॉजिट यानी करेंट अकाउंट, एक सेविंग बैंक डिपॉजिट और एक टाइम डिपॉजिट। एक बात। दूसरी बात ध्यान में रखें, डिमांड डिपॉजिट में आपको एक फैसिलिटी देती है बैंक, क्योंकि ये अकाउंट कौन खुलवाता है? जितने भी व्यापारी है। यानी चालू खाता कौन खुलवाएगा? जो व्यापारी है, जो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस करने वाले को एक ही दिन में कई बार पेमेंट लेना भी पड़ता है और कई बार पेमेंट देना भी पड़ता है। इसीलिए बैंक अपने कस्टमर को वर्किंग आवर में या वर्किंग डेज में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी देती है।
आपको जानकारी होनी चाहिए कि डिमांड डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट में चूंकि बैंक अपने कस्टमर को असीमित लेन देन की सुविधा देती है, चाहे जितनी बार पैसा काउंटर पे जमा करिए और निकालिए, इसीलिए करंट अकाउंट के ऊपर बैंक अपने कस्टमर को कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करती है। लेकिन सेविंग बैंक डिपॉजिट में बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, लगभग 4%, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसीलिए सेविंग बैंक अकाउंट में बैंक अपने कस्टमर को अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी नहीं देती, इसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शन किया जाता है। अगर काउंटर पे जाके आप बहुत ज़्यादा बार लेन देन करेंगे यानी पैसा विड्रॉ करेंगे तो ध्यान में रखें आपके ऊपर चार्जेस पड़ जाएंगे और वो बैंक आपसे वसूल लेगी। टाइम डिपॉजिट में आप जानते हैं इसको सावधि जमा कहा जाता है। सावधि जमा में कोई भी अमाउंट जब बैंक में जमा किया जाता है तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जैसे आप कहते नहीं कि बैंक में हमने एफडी करा दी, इसी को एफडी कहा जाता है, फिक्स डिपॉजिट। अब एफडी में जो पैसा जमा होगा वो एक निश्चित समय अवधि के लिए जमा होगा। अगर मान लीजिए इसे थोड़ी देर के लिए आपने 50,000 रुपये 5 साल के लिए जमा किया है तो बैंक ये मान के चलती है कि वो 50,000 रुपये आप 5 साल के पहले नहीं निकालेंगे। निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको वित्तीय नुकसान यानी फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। अब सवाल पे आते हैं, ये जो आपको बताया गया डिमांड डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में अगर लेन देन में आसानी देखी यानी तरलता का अंश देखा जाए तो सबसे ज्यादा आसानी इसमें है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन है। इसमें बहुत ही लिमिटेड ट्रांजैक्शन होता है और इसमें तो आपको बता दिया गया पहले से कि जितने दिन के लिए पैसा जमा है उतने दिन के लिए निकालेंगे। अब आप जरा सोचिए, 4 चीजों पे ध्यान दें। एक कैश जो आपकी जेब में पड़ा हुआ है, करेंसी, एक डिमांड डिपॉजिट, एक सेविंग बैंक डिपॉजिट, एक टाइम डिपॉजिट। अब अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि इन चारों में लेन देन में सबसे ज्यादा सहजता कहाँ है, सबसे ज्यादा आसानी कहाँ है, सबसे ज्यादा इजीली आप कहाँ पे ट्रांजेक्ट कर पाएंगे, तो पहले नंबर पे सी है, दूसरे नंबर पे डिमांड डिपॉजिट है, तीसरे नंबर पे सेविंग बैंक डिपॉजिट है और चौथे नंबर पे टाइम डिपॉजिट है। मतलब क्या हुआ, इसी को तरलता का अंश यानी डिग्री ऑफ लिक्विडिटी कहा जाता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने भारत में मुद्रा पूर्ति का वर्गीकरण किया है। आपको इतना बताते चले मित्रों कि ये जो आपने लिखा है M1, इसको कई बार नैरो मनी कहा जाता है। नैरो मनी यानी संकीर्ण मुद्रा। संकीर्ण मुद्रा किस लिए कहते हैं, इसलिए कि भारत में जो टोटल मनी सप्लाई है उस टोटल मनी सप्लाई में M1 का जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो सबसे कम है। एक बात, अब सवाल फिर आता है कि M3 क्या है। देखिए, M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है, यानी विस्तृत मुद्रा। विस्तृत मुद्रा क्यों कहते हैं, इसलिए कि M3 में टाइम डिपॉजिट शामिल है। और ये ध्यान रखें मित्रों कि किसी भी बैंक में जब हम अकाउंट खुलवाते हैं, वो चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे सेविंग बैंक अकाउंट हो, चाहे टाइम डिपॉजिट हो, इन तीनों अकाउंट में बैंक में पैसा जमा होता है। लेकिन अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि इन तीनों में से किस अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसा जाता है, तो ध्यान रखें मित्रों कि वो अकाउंट टाइम डिपॉजिट का होता है। आप जरा सोचिए, आपके गार्जियन रिटायर होके आ गए, जब वो रिटायर होके आएंगे तो उनको कई लाख रुपए या हो सकता है करोड़ों में उनको पैसा मिले, जो उनका पीएफ वगैरह का पैसा जमा है। वो पैसा आप कहाँ पे ले जाके जमा करेंगे, डिमांड डिपॉजिट में, सेविंग में या टाइम डिपॉजिट में? सीधा सा जवाब उसका क्या है, टाइम डिपॉजिट में। क्यों जमा करेंगे, क्योंकि टाइम डिपॉजिट में ही आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। हमने आपको पहले से ही बताया था कि डिमांड डिपॉजिट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग बैंक डिपॉजिट में बहुत ही नाम मात्र का लगभग 3 से 4% इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन टाइम डिपॉजिट में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इसीलिए होता क्या है कि किसी भी बैंक में इन तीनों अकाउंट में जो पैसा आता है, सबसे ज़्यादा पैसा किस में आ जाता है, टाइम डिपॉजिट में। तो भारत में इसीलिए M3 को क्या कहा जाता है, ये विस्तृत मुद्रा है, ये ब्रॉड मनी है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि इन चारों ऑप्शन में से किसको आप ब्रॉड मनी कहेंगे, तो आपका जवाब होगा M3 को। इसका एक नाम और है, इसको कहा जाता है AMR, यानी एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स, यानी समग्र मौद्रिक संसाधन। ये ध्यान रखें मित्रों कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी कॉन्सेप्ट को लागू, इस बात को थोड़ा गौर से जाने कि जो M3 का कॉन्सेप्ट है यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में लागू किया है। ठीक, आपसे ये सवाल
प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि भारत में मुद्रापूर्ति की कौन सी अवधारणा लागू है, तो बताएं उसको कि वो M3 है। M3 को हम लोग ब्रॉड मनी भी कहते हैं और इसको AMI यानी एग्रीगेट मॉनेटरी सोर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें टाइम डिपॉजिट शामिल होने की वजह से टोटल मनी सप्लाई में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का है। मित्रों, इतना ध्यान में रखें कि भारत में अभी M4 का कॉन्सेप्ट लागू नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब कंसीडर करेगी तो इसको लिया जाएगा। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इसमें पोस्ट ऑफिस का जो डिपॉजिट है उसको शामिल किया जाता है। और आप इसको जानते हैं कि आज की डेट में अभी है क्या कि जब आप कभी फैसिलिटी की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर जितना आपको फैसिलिटी देता है उस तरीके की फैसिलिटी या उस लेवल की फैसिलिटी भारत में अभी पोस्ट ऑफिस के द्वारा हम लोगों को नहीं दी जाती है। जैसे जब आप किसी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाते हैं या जब आप कभी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक आपको एक नहीं दर्जनों तरीके की फैसिलिटी देती है। मोबाइल बैंकिंग की है, नेट बैंकिंग की है, पता नहीं नेफ्ट की है, आरटीजीएस की है, इस तरीके की पता नहीं कितनी फैसिलिटी मिलती है। इस तरीके की फैसिलिटी अभी पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलता है। इसीलिए भी ये किया जाता है कि जो पोस्ट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो टोटल मनी सप्लाई में भी इंक्लूड नहीं किया गया है। फिलहाल आपसे एक सवाल ये भी पूछा जाता है कई बार यहीं से कि सबसे ज्यादा तरलता यानी लिक्विडिटी कहाँ पाई जाती है। तो मित्रों, ये ध्यान में रखें, इन चारों में जब कभी लिक्विडिटी की बात आती है तो ये ध्यान रखें उसका जो एक सीक्वेंस चलता है वो ये है कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी M1 में होती है, इससे कम M2 में होती है, इससे कम M3 में होती है और सबसे कम M4 में होती है। मतलब एक लाइन का क्या हुआ कि सबसे ज्यादा तरलता, सर्वाधिक तरलता किसमें है? M1 में है। क्यों है? कारण हमने अभी आपको बताया। और सबसे कम तरलता कहां पे पाई जा रही है? M4 में। सबसे कम तरलता यहां पे पाई जाती है। ये ध्यान रखें, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप कभी आरओ का या पीसीएस स्टेट पीसीएस का उठाएंगे या सिविल में भी उठाएंगे, यहां से दर्जनों बार ऐसी सीधे टू द पॉइंट सवाल बनते हैं। अब हमने आपसे क्या कहा कि M1 में कौन सी चीज शामिल की जाती है? अभी हमने आपसे बताया था तो तीन चीज आपने लिखा था, C प्लस DD प्लस OD, यानी करेंसी, डिमांड डिपॉजिट एंड OD यानी अदर डिपॉजिट ऑफ RBI। हमने आपसे पहले से कहा था कि लेन देन में जब सहजता यानी आसानी की बात आती है, कहाँ इजीली ट्रांजैक्शन किया जाता है, तो सबसे ज्यादा आसानी होती है कैश में। इसके बाद किस में होती है? करेंट अकाउंट यानी डिमांड डिपॉजिट में। जब डिमांड डिपॉजिट में हमने आपसे बताया था कि बैंक आपको ये फैसिलिटी देती है कि एक ही दिन में कई बार, वर्किंग डेज में एक ही दिन में कई बार आप बैंक के काउंटर पे जाके अनलिमिटेड बार पैसा जमा कर सकते हैं और पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सेम फैसिलिटी आपको सेविंग बैंक डिपॉजिट में या टाइम डिपॉजिट में नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इजीली ट्रांजैक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा इजीली ट्रांजैक्शन होता है C में यानी करेंसी में, आपके पास जो कैश है। इसके बाद किस में ट्रांजैक्शन होता है? जो डिमांड डिपॉजिट है। इसके बाद किस में होता है? सेविंग बैंक डिपॉजिट में है। और इसके बाद किस में होता है? जो टाइम डिपॉजिट है। यानी अगर आप इसको एक घटते हुए क्रम में आप उसका एक सीक्वेंस बनाना चाहें तो आप ये बता सकते हैं लेन देन के लिहाज से उसका ऑर्डर ये है। यानी सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी ऑफ डिग्री ऑफ लिक्विडिटी कहाँ है? कैश में, जो आपकी जेब में पैसा पड़ा है। इसके बाद कहाँ है? डिमांड डिपॉजिट यानी जिसको आप करेंट अकाउंट कहते हैं, जहाँ पे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी है। इसके बाद कौन सा आता है? सेविंग बैंक डिपॉजिट है, जो बचत खाता है, जहाँ पे लिमिटेड ट्रांजैक्शन किया जाता है, नहीं तो बैंक आपसे चार्ज ले लेती है। और सबसे कम आसानी कहाँ पे है? टाइम डिपॉजिट में, क्योंकि यहाँ पे पैसा एक फिक्स टाइम के लिए जमा होता है। मित्रों, आज के लेक्चर में फिलहाल अभी अपने बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी बात को और ज़्यादा डिटेल में तब हम आपसे डिस्कस करेंगे जब आपके साथ हम बैंकिंग का टॉपिक फुली क्लास के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।